नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया? ऑप्शन है शहादत खां, आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला या सकराज खां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुजाउद्दौला। दोस्तों, इस युद्ध में दोआब के रोहिला अफगान और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने राजस्व की सहायता से नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया? ऑप्शन है रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों, गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी। उसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहर का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम सुल्तान था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? ऑप्शन है बटाई, जरीब, जब्ती या कनकट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जब्ती। दोस्तों, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था की देखभाल टोडरमल करते थे। राजा टोडरमल ने जब्ती के रूप में जानी जाने वाली राजस्व की एक नई प्रणाली और दशहला नामक कराधान की एक प्रणाली शुरू की। राजा टोडरमल ने मानक वजन और नाप, एक भूमि सर्वेक्षण और निपटान प्रणाली, राजस्व जिलों और अधिकारियों की शुरुआत की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी। दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने भी अपना सर्वप्रथम स्वर्ण निर्मित सिक्का देवी लक्ष्मी को ही समर्पित किया। इन सिक्कों पर एक और स्वयं मोहम्मद बिन शाम देवनागरी में अंकित है तो दूसरी ओर पद्मासन देवी लक्ष्मी विराजमान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में अनुलिखित है यानी लिखा हुआ नहीं है? ऑप्शन है चोल, पांड्य, चेर या पल्लव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पल्लव। दोस्तों, भारतीय इतिहास के आधार पर हमें संगम युग के दौरान 3 राजवंशों का शासन मिला है, जिसमें चेर, चोल और पांड्य प्रसिद्ध साम्राज्य है, जिन्होंने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इन राजवंशों के बारे में मुख्य जानकारी स्रोत और साक्ष्य साहित्य में संगम युग के संदर्भों से एकत्र किए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, चोलों ने किसके शासनकाल को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? ऑप्शन है वेंगी के चालुक्य, कांची के पल्लव, कल्याणी के चालुक्य या मदुरा के पांड्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांची के पल्लव। दोस्तों, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ऑप्शन है अबुल फजल, अल बरूनी, अमीर खुसरो या दारा शिकोह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल बरूनी। दोस्तों, अल बरूनी प्रथम मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। किताब उल हिंद उसकी एक अनुपम कृति है। उसने भारत के धार्मिक तथा वैज्ञानिक पुस्तकों को पढ़ा और विभिन्न विषयों के ऐसे पंडितों से मिला जो उन्हें मूल पुस्तकें समझाने और उसके द्वारा उठाई गई समस्याओं पर विचार विमर्श करने को तैयार थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पेशावर में, काबुल में, उदबनपुर में या अटक में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उदबनपुर में। दोस्तों, हिंदू शाही राजवंश ने 200 वर्षों तक शासन किया। 200 वर्षों तक अकेले ही अरब आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया, किंतु अंत में इसके शासकों को अफगानिस्तान छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा। काबुल भी उनके हाथ से निकल गया। इसके उपरांत उन्होंने उदबनपुर में को अपनी राजधानी बनाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है,
स्थायी भूमि बंदोबस्त में जमींदारों का कितना हिस्सा होता था? ऑप्शन है 1/4वां, 1/6वां, 1/11वां या 1/12वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1/11वां। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार किसानों से वसूले गए कुल रकम का 10वां भाग यानी 10/11 भाग कंपनी को देते थे एवं शेष 1/11 भाग स्वयं रखते थे। यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि तक भू राजस्व की निश्चित राशि नहीं जमा करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, किस शासक को अभिनव भारताचार्य कहा जाता है? ऑप्शन है महाराणा कुंभा को, महाराणा मोकल को, महाराणा लाखा को या राव रणमल राठौर को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराणा कुंभा को। दोस्तों, महाराणा कुंभा महाराणा मोकल की हत्या के बाद सन 1433 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक बने थे। इन्हें हिंदू सुरत्राण तथा अभिनव भारताचार्य कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, मांडू के सुल्तान महमूद से सारंगपुर के पास हुए युद्ध में कौन विजयी हुआ? ऑप्शन है मांडू का सुल्तान महमूद, महाराणा कुंभा, यह अनिर्णय युद्ध था या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराणा कुंभा। दोस्तों, यह युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। महाराणा कुंभा ने अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के किले में विशाल स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित में किसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है? ऑप्शन है हवा महल को, विजय स्तंभ को, अचलगढ़ दुर्ग को या तारागढ़ दुर्ग को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विजय स्तंभ को। दोस्तों, विजय स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की अद्वितीय मूर्तियों एवं हिंदू शैली के अलंकरण से सुशोभित है। कवि अत्रि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है, कवि अत्रि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, महाराणा कुंभा निम्न में से किसके भक्त थे? ऑप्शन है कृष्ण के, राम के, विष्णु के या देवी के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विष्णु के। दोस्तों, महाराणा कुंभा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान विष्णु के निमित्त महाराणा ने अनेक मंदिरों व जलाशयों का निर्माण करवाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन है कवि महेश ने, मंडन ने, गोविंद ने या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कवि महेश ने। दोस्तों, मंडन के भाई नाथा ने वास्तुमंजरी की रचना की थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति एवं कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना 1460 में पूरी हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित में से किसका नाम मोहम्मदाबाद रखा गया था? ऑप्शन है अजमेर का, उदयपुर का, चित्तौड़गढ़ का या कुंभलगढ़ का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उदयपुर का। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में जब कोई नतीजा नहीं निकला तो अकबर ने स्वयं अक्टूबर 1576 में मेवाड़ पर आक्रमण किया और नवंबर 1576 में उसने उदयपुर को जीतकर उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, दिवेर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1578 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में या 1576 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1582 ईस्वी में। दोस्तों, अकबर का काका सुल्तान खान दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट था। महाराणा प्रताप ने सुल्तान खान पर अक्टूबर 1582 में आक्रमण किया। 1582 में आक्रमण करके दिवेर को जीत लिया था। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड में अपना निवास स्थान बनाया। कहाँ बनाया? चावंड में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच खातौली का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1518 ईस्वी में,
1519 ईस्वी में, 1520 ईस्वी में या 1521 ईस्वी में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1518 ईस्वी में। दोस्तों, खातौली का युद्ध हाड़ौती की सीमा पर बूंदी के निकट खातौली नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, गागरोन का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1511 ईस्वी में, 1518 ईस्वी में, 1520 ईस्वी में या 1592 ईस्वी में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1518 ईस्वी में। दोस्तों, गागरोन का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, महाराणा प्रताप का जन्म निम्न में से किस किला में हुआ था? ऑप्शन है रायदुर्ग, कुंभलगढ़ किला, वारंगल किला या उदयगिरी किला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुंभलगढ़ किला। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 को हुआ था। हिंदी पंचांग के अनुसार यह दिन ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष के तीज को आता है। इसी दिन राजस्थान में इनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। इनकी माता जयवंता बाई और पिता राणा उदय सिंह थे, जो पाली के सोनगरा अखेराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। इनका राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, बाबर ने खानवा का युद्ध किस पद्धति से लड़ा? ऑप्शन है छापामार पद्धति से, तीरंदाजी पद्धति से, तुगलमा पद्धति से या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुलुगमा पद्धति से। दोस्तों, यह युद्ध की एक ऐसी पद्धति थी जिसके अनुसार फौजें पहले शत्रु सेना के बगल की ओर मुड़ती थी और फिर एक साथ सामने और पीछे की ओर हमला कर तेजी से तीरों की बौछार करती थी, और यदि सफल नहीं हुई तो शत्रु सेना ने अगर उन्हें धकेल दिया तो ऐसी स्थिति में बहुत तेजी से भाग जाती थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।